नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड का बिजनेस और शेयर एनालिसिस, जिसमें कि हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इस कंपनी के फंडामेंटल्स और बाकी सारे मैट्रिक्स हैं, उनके बेस पे कंपनी का एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें अगर मैं किसी चीज़ के बारे में अच्छा कहूँ या किसी चीज़ के बारे में खराब कहूँ कंपनी का, तो वो मेरा व्यू है और वो गलत हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। तो उसमें कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे जो बिज़नेस एनालिसिस है वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं किस कंपनी पे हम अगला एनालिसिस अपना बनाएँ। उसके बाद वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज के वीडियो में क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, अबाउट द बिज़नेस। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, फिर कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, फिर कंपनी के टेक्निकल्स और फिर कंपनी के जो की डेवलपमेंट्स और की रिस्क हैं उस उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। और एट द एंड हम समराइज़ करेंगे इस सबको, और समरी में मैं आपको हर एक मेट्रिक जैसे कि फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स हो गए, इन तीनों को समराइज़ करेंगे, इन तीनों को हम रेट करेंगे कि आज के बेसिस पे क्या ये मैट्रिक्स अच्छे हैं कंपनी के या खराब हैं। तो इनको मैं 3 बेसिस पे रेट करूँगा, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स को। सबसे पहला रेड रेड हम लाइक कलर के बेस पे हम इनको रेट करेंगे, तो रेड, येलो और ग्रीन। तो रेड का मतलब कि काफ़ी खराब है, येलो का मतलब ना आप खराब कह सकते हैं, ना आप सही कह सकते हैं, तो समवेयर इन बिटवीन। तो वहाँ से सपोज़ वैल्यूएशन को मैंने येलो रेटिंग दिया, तो वहाँ से मतलब कि वैल्यूएशन ना ज़्यादा महँगा है, ना ज़्यादा सस्ता है। तो वैल्यूएशन वहाँ से एक्सपेंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इसी तरह हम रेड, येलो एंड ग्रीन के बेसिस पे इनको रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले बिज़नेस के बारे में। तो कंपनी जो है, कंपनी बिस्किट और ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके जो ब्रांड नेम है क्रेमिका और इंग्लिश ओवन। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने इनके बिस्किट्स और ब्रेड का यूज़ भी किया होगा। और जो ब्रेड है इनका, वो बेसिकली ज़्यादातर क्यूएसआर जो चेन्स हैं, जैसे कि अपना मैकडॉनल्ड्स हो गया या बर्गर किंग हो गया या केएफसी हो गया या सबवे हो गया, उनको ये सप्लाई करते हैं। ये वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स हैं उनको। तो जब भी आप मैकडी खा रहे हैं या केएफसी खा रहे हैं या फिर बर्गर किंग का बर्गर खा रहे हैं या सबवे से कुछ खा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आप इनका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो। और आज की डेट में मेजॉरिटी जो सेल है, जो रिटेल को आती है, जो बिस्किट सेगमेंट में, वो इनकी नॉर्थ इंडिया में है। और धीरे-धीरे कंपनी प्लान कर रही है कि अदर स्टेट्स में भी एक्सपैंड करे कंपनी। और एक्सपोर्ट्स कंपनी का काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और मेजरली जो एक्सपोर्ट है वो बिस्किट सेक्टर में है, क्योंकि बिस्किट सेगमेंट में रादर, क्योंकि जो ब्रेड है उसका जो मेन फ़ोकस है वो इंडियन मार्केट है, लेकिन जो बिस्किट है उसका ये अदर मार्केट्स जैसे कि यूएसए हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गई या और यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई कहीं पे, अब तो वहाँ पे ये सप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल कंज्यूमर बिज़नेस है, जो कि एक सेक्युलर ग्रोथ बिज़नेस है। और आज की डेट में कंपनी का अगर हम रेवेन्यू भी देखें तो काफ़ी रीज़नेबल लेवल पे है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा बेस नहीं है, तो आने वाले काफ़ी टाइम के लिए कंपनी ग्रो कर सकती है। तो चलिए अब बिज़नेस के बाद हम ओवरव्यू करते हैं फंडामेंटल्स का। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे, जिसमें हम रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ दोनों का एनालाइज़ करेंगे कि किस तरह से पिछले 5 साल में इन्होंने किया है। उसके बाद कंपनी के मार्जिन्स को देखेंगे कि मार्जिन, जो करंट मार्जिन्स हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से क्या एक्सपैंड कर सकते हैं या यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम कंपनी के जो रिटर्न मैट्रिक्स हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पिछले 5 सालों का देखेंगे कि कंपनी का किस तरह से गया है, क्या वो स्टेबल रहा है, क्या वो गिरा है, क्या वो बढ़ा है, तो वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी जितना प्रॉफ़िट कर रही है, क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं, तो उसके बारे में जानेंगे। अगर ये 50% से ऊपर हो, 50-55% के ऊपर हो, मतलब जनरली वो अच्छा माना जाता है। और उसके बाद अगर हम एंड में हम देखेंगे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो किस तरह से पिछले 5 सालों में रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने ग्रोथ से। तो अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो कंपनी का आप देखें 21 से लेके 25 काफ़ी स्टेबल डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। 15-16% का अगर आप एवरेज निकालें तो 15-16% के आसपास का ग्रोथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो 15% 16% के रेंज में कंपनी ग्रो कर रही है, बेस छोटा है, आने वाले काफ़ी टाइम तक ये इस रेट पे ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर हम पिछले 4 क्वार्टर का देखें
तो 3 क्वार्टर तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन मार्च जो सबसे रीसेंट क्वार्टर है उसमें कंपनी ने लगभग 10% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है, जो कि बुरा नहीं है कंसीडरिंग अगर हम मार्केट जो कंडीशन देखें तो बाकी सब कंपनीज़ के जब जब हम रिज़ल्ट देखें तो ये एक अच्छा रिज़ल्ट माना जाएगा रेवेन्यू के बेस में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पैट की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम बोलें, तो पैट काफ़ी अनइवन रहा है। ये देखिए 140% बढ़ा, फिर 20% घटा, फिर यहाँ पे 58% के आसपास बढ़ा, फिर 55-56% के आसपास बढ़ा, लेकिन 2025 में जस्ट 2% बढ़ा। और उसका रीज़न क्या है कि मार्जिन्स काफ़ी फ्लक्चुएट किए हैं पिछले 3-4 सालों में। कमोडिटी प्राइस मूव होने की वजह से, और जो रिसेंट जो वॉर के चक्कर में फ्राइट कॉस्ट बढ़ गए, तो वो सब के कारण मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहे हैं। और इवन अगर आप पिछले 4 क्वार्टर का यहाँ पे देखें, तो पैट ग्रोथ 3 क्वार्टर्स में 0% पैट ग्रोथ है, मतलब कि फ्लैटिश पैट ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, बावजूद इसके कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ किया कंपनी ने। तो ये पैट मार्जिन्स और इबिटा मार्जिन्स गिरने के एक और बड़ा कारण ये है कि कंपनी रिसेंटली एक्सपैंड कर रही है, तो उस वजह से भी कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, अप जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये एक इतना सीरियस मैटर तो नहीं है, लेकिन इसको आप एक बार देख सकते हैं कि इसके बेस पे आपको वैल्यूएशंस कैसी लग रही हैं। तो ये भी आपको, जब वैल्यूएशंस आप देखेंगे तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि मार्जिन्स जो है यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं थोड़ा-सा। ज़्यादा नहीं करेंगे, कि वो हम देखते हैं आगे क्यों नहीं ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें मार्जिन्स, तो ये देखिए यहाँ पे पिछले 5 साल के मैंने एवरेज मार्जिन्स निकाल के रखे हैं, जो कि अराउंड 13.8% के आसपास आते हैं। और उसके बाद अगर हम पिछले 8 साल के जो कि रिकॉर्डेड इनके फाइनेंशियल्स हैं, उनमें जो मार्जिन्स है वो अराउंड 13.12% के आसपास आते हैं। और आज के डेट में जो FY 25 के मार्जिन्स है वो अबाउट 13% है। तो मार्जिन्स प्रिटी क्लोज टू एवरेज है। तो मार्जिन्स यहाँ से शायद ज़्यादा ना गिरें, हो सकता है थोड़ा गिर जाएँ, क्योंकि कंपनी अभी भी एक्सपेंशन फेज़ में है, तो शायद 1 आधा परसेंट ऊपर-नीचे हो जाए। और इन फ्यूचर कंपनी प्लान कर रही है इन मार्जिन्स को 14 से 15% तक का ले जाने को। तो हो सकता है अगर 14-15% मार्जिन जाए और डबल डिजिट ग्रोथ रहे, तो आने वाले टाइम में पैट ग्रोथ अच्छा दिखा दे कंपनी। ओवरऑल मार्जिन्स पे मुझे लगता है कि यहाँ से शायद ज़्यादा ना गिरें, मार्जिन्स एक काफ़ी स्टेबल हैं, तो मार्जिन्स शायद यहीं पे स्टेबल रहें। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिटर्न मैट्रिक्स की, जिसमें कि हम सबसे पहले अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, जो कि काफ़ी स्टेबल है। पिछले 4-5 सालों में लगभग 20-25% के आसपास ये जो रहा है रेशियो, लेकिन 2025 में यहाँ पे गिरा है। उसका रीज़न क्या है कि कंपनी ने रिसेंटली QIP किया है, और साथ ही साथ कंपनी का जो जैसे-जैसे प्रॉफिट बने हैं, तो उनकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो बुक वैल्यू है, वो बढ़ गई है। तो उस वजह से ये चीज़ थोड़ा कम हुआ है, और साथ ही साथ जब हम अभी देख रहे थे मार्जिन्स जो कंपनी के कोलैप्स किए हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है इस रेशियो को कम होने का। उसी के साथ अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी का वो भी हम ट्रेंड देखें, तो वो भी सिमिलर ट्रेंड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के। और उसका भी गिरने का रीज़न मेन यही है कि QIP की वजह से कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो बढ़ गई है, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ज़्यादा हो गई है। और साथ ही साथ जो मार्जिन्स कोलैप्स हुए हैं, उसकी वजह से ये रेशियो कम नज़र आ रहा है। तो आने वाले शायद 1-2 सालों में ये रिकवर कर जाए, जैसे-जैसे जो नया कैपेसिटी है वो भी रैंप अप होगा, और उसके साथ-साथ अगर मार्जिन्स में थोड़ा-सा एक्सपेंशन होता है, तो ये जो रेशियो है ये आपको काफ़ी अच्छा दिख सकता है। यानी कि जो हिस्टोरिक एवरेज 16-17% ROE और 20-22% के आसपास ROCE, लाइक 25% ही है लगभग। तो 25% के आसपास ROCE और 16-17% के आसपास ROE आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्लो रेशियो की, तो कैश फ्लो रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें 3 साल की जो एवरेज है वो 71.44% है। तो मैंने बोला था कि 50% से ऊपर ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मैं इसमें टैक्स एलिमेंट मैंने लाइक टैक्स एलिमेंट भी इंक्लूड किया है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसमें, तो इसमें से हमने टैक्स नहीं माइनस किया है। उसके बावजूद ये रेशियो आप 70% से ऊपर है 5 सालों का और 3 सालों का, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर टैक्स के बिना अगर हम इसको देख कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से अबाउट 90-95% के आसपास आएगा, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है, माना जाएगा। अब कंपनी का अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, तो डेट काफ़ी स्टेबल रहा है। 2024 में डेट बढ़ा था, लेकिन क्योंकि 2025 में कंपनी ने QIP किया है, तो उस वजह से कंपनी ने डेट रीपे किया है, और काफ़ी हद तक आज के डेट में कंपनी जो है वो नेट डेट फ्री है, क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट में आज के डेट में अगर हम देखें, तो अबाउट 190 करोड़ के आसपास कैश है। तो उस अगर हम उस मेट्रिक पे देखें, तो जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें, तो कंपनी नेट डेट फ्री है। लेकिन अगर हम ग्रॉस डेट के लेवल पे देखें, जो कि हमने यहाँ पे ग्रॉस डेट लिया है, यहाँ पे नेट डेट नहीं है, तो ग्रॉस लेवल पे भी अगर हम देखें, तो 0.3, 0.27, 0.22, 0.34, 0.11 टाइम्स। तो डेट जो है वो काफ़ी रीजनेबल है।
तो कंपनी इन फ्यूचर और भी डेट यहाँ से ले सकती है। तो अगर ये 0.3 0.4 टाइम्स तक भी जाता है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी के कैश फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है। तो कंपनी इंटरनली कैश जनरेट करके इस डेट को रीपे कर सकती है। तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है कंपनी का, अगर हम इस मेट्रिक पे देखें तो इवन 0.3 तक भी अगर जाता है तो वो भी अच्छा ही माना जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो देखिए फंडामेंटल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब इन फंडामेंटल्स के लिए आप पे कितना कर रहे हो वो हमें बताएंगे ये वैल्यूएशन के जो रेशियोज हैं। तो इसमें हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें 73.4%, 16-17% 15% टाइप ग्रोथ और अबाउट 74 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम 5 साल के एवरेज देखें तो वो भी ज़्यादा नज़र आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि मैं आपको अभी इनका चार्ट पे दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। अगर हम यहाँ पे इनके चार्ट पे आ जाएं, मिसिस बेक्टर फूड्स, ये देखिए। तो अगर हम पिछले 5 साल के चार्ट पे जाते हैं और उसको हम यहाँ पे, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अब अगर पे 5 साल के एवरेज का देखें, ये देखिए। तो 5 साल में यहाँ पे कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई थी 2020 में, 120 पी। वहाँ से पी का अराउंड 27 28 29 के आसपास जाके वहाँ से कंपनी ने रिकवरी शुरू की। तो ये जो स्टार्टिंग बेस था ये काफ़ी हाई था। उसके बाद रिसेंटली कंपनी फिर 100 के मल्टीपल पे गई। उस वजह से इनका जो एवरेज है वो काफ़ी हाई आ रहा है। तो उस वजह से एवरेज आप ना देखें, लेकिन इन 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 एब्सोल्यूट टर्म अगर हम आज के डेट में देखें तो जो पी रेशियो है वो काफ़ी हाई है। और इवन पी रेशियो के अलावा अगर हम प्राइस टू सेल्स रेशियो देखें तो वो 5.1 टाइम्स है। हिस्टोरिक एवरेज जो है वो 3.4 टाइम्स की है। तो 3.4 टाइम्स के अगर नीचे ये कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो जाता है तो वो शायद अच्छा प्राइस होना चाहिए मेरे हिसाब से कंपनी को खरीदने का। लेकिन आज की डेट में कंपनी थोड़ा महंगा लग रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी महंगा लग रहा है। और इवन प्राइस टू बुक जो है वो लगभग एवरेज के आसपास ही है। उसका रीज़न क्या है कि कंपनी ने रिसेंटली क्यूआईपी किया, उस वजह से कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो बढ़ गया और जो प्राइस टू बुक है वो आपको सस्ता नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन देखें तो महंगा ही लग रहा है। अब हम समरी में बात करेंगे इसके बारे में और थोड़ा-सा। तो वैल्यूएशन के बाद अगर हम प्राइस मोमेंटम की बात करें, तो प्राइस मोमेंटम आज की डेट में साइडवेज़ में लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि साइडवेज़ जाके शायद थोड़ा नीचे गिरे। और अगर नीचे नहीं गिरे तो शायद लंबा जो कंसोलिडेशन फ़ेज़ है वो कंपनी दिखाए। मेबी 1 साल 2 साल यहाँ कंसोलिडेट करे, जब तक कंपनी के पैट मार्जिन्स और ग्रोथ यहाँ से बढ़ते नहीं हैं और वैल्यूएशन थोड़े रीज़नेबल नहीं आते। क्योंकि आज की डेट में वैल्यूएशंस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। उस वजह से यहाँ से जो प्राइस एकदम ऊपर जाना तो काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से अगर मार्जिन्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं और साथ ही साथ ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट रहती है, तो शायद ये थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर चल दे। अदरवाइज़ हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिले यहाँ से, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि अगर ये 3.4 टाइम से नीचे मिलता है, शायद वहाँ पे अच्छा बाई होगा। फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा व्यू है। यहाँ से मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से बॉटम जब इसने बनाया था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1.6 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो पे गया था। तो अगर वहाँ पे जाता है तो यहाँ से आप देख लें कि लगभग 60% ड्रॉडाउन सीधा-सीधा होता है। अगर हम इसी सेल के कंपैरिज़न में देखें, लेकिन अगर सेल्स बढ़ती है तो डिफरेंट स्टोरी है। तो यहाँ पे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से कंपनी ग्रोथ दिखाती है और साथ ही साथ वैल्यूएशन थोड़ा रीज़नेबल होते हैं, तो वहाँ से हमें शायद प्राइस मोमेंटम जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन अदरवाइज़ हम देखें तो अगर हम यहाँ पे प्राइस देखें तो पिछले 3 साल का ये देखिए, पहले ये यहाँ से लेके इसने अप ट्रेंड में रहा यहाँ तक और यहाँ से इसने अपना फॉल शुरू किया। तो ये पहला लो बनाया, अब ये उसके बाद जो है वो साइडवेज़ मोमेंटम लग रहा है यहाँ फ़रवरी 2025 से लेके आज की डेट तक, यानी कि 10 जुलाई 2025 तक ये साइडवेज़ लग रहा है। लेकिन हो सकता है यहाँ से थोड़ा और करेक्शन देखने को हमें मिल जाए, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी आए हैं और मार्जिन्स का प्रेशर शायद यहाँ से थोड़ा और देखने को मिले, क्योंकि कंपनी अभी भी एक्सपेंशन कर रही है तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो आज भी हाई है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल जाए। उसके बाद अगर हम देखें की डेवलपमेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी नए प्रोडक्ट डेवलप कर रही है,
targeting emerging consumer needs such as health-focused product, value for money segment, new age offering like sourdough and millet-based products. So हेल्थ फोकस जो प्रोडक्ट है कंपनी वहाँ पे टारगेट कर रही है कि वहाँ पे एक तो प्रीमियम चार्ज कर सकती है कंपनी, वो एक कंपनी के लिए अच्छा चीज़ है, और दूसरा वहाँ पे कंपनी एक अच्छा नाम बना सकती है क्योंकि कंपनी का जो ब्रांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्रमिका। तो ये जो नया हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट्स है यहाँ पे कंपनी टारगेट कर रही है। मे बी शायद हाई इन प्रोटीन, लो इन फैट, उस तरीके के कुछ प्रोडक्ट जो है कंपनी नए टारगेट कर रही है। और उसी वजह से आज के डेट में अगर हम देखें तो मार्जिन्स पे भी प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि ये सब करने में शुरू में खर्चा तो लगेगा, तो खर्चा जब लगेगा तो एकदम से तो उस पे ना रेवेन्यू आएगा ना प्रॉफिट आएगा, तो वो शायद आने वाले मे बी फाइनेंशियल ईयर 26 में भी थोड़ा बहुत आपको ये प्रेशर देखने को मिले। उसके बाद अगर हम देखें मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड इज एक्सप्लोरिंग ग्रोथ प्राइमरली इन साउथ एंड वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स कैलिब्रेटेड एक्सपेंशन प्लान विद अ लॉन्ग टर्म विजन टू बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में के पास बात बताया था बिजनेस के बारे में कि कंपनी का मेजर जो सेल है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता है। तो कंपनी अभी टारगेट कर रही है साउथ और वेस्ट रीजन्स को, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को भी। तो कंपनी के पास हेडरूम काफ़ी है ग्रो करने का, बेस काफ़ी छोटा है अभी। तो कंपनी आने वाले कई सालों के लिए ये जो 15-16% का जो ग्रोथ है इसको कंटिन्यू कर सकती है। अब करेगी कि नहीं ये इस पे डिफरेंट डिबेट है ये, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी ओवरऑल अच्छी पोजीशन्ड है और इतना ग्रोथ शायद दिखा दे। और उसके बाद कंपनी जो है अपने जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड कर रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसी वजह से जो क्यूआईपी किया, उसी वजह से इनके जो मार्जिन्स है वो कोलैप्स हुए हैं, तो वो एक बड़ा रीज़न है। वो देखना होगा कि किस तरह से नई कैपेसिटीज़ रैंप अप होती हैं। जब वो रैंप अप होगी तो रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा कंपनी के। और अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क अगर हम शेयर पर्सपेक्टिव से देखें तो प्राइस पर्सपेक्टिव से तो वैल्यूएशन बहुत महँगे हैं। आज की वैल्यूएशन पे खरीदने का मतलब है यहाँ से शायद आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े अगर आपको रिटर्न्स पॉजिटिव देखने हैं अपने पोर्टफोलियो में, और या फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल जाए। और अगेन ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यू है। एक्सपेंसिव स्टॉक कई बार और एक्सपेंसिव हो जाता है अगर वो जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन है उसको बीट करता है तो यहाँ से अगर कंपनी का ग्रोथ सपोज 20-22% पे पहुंच जाता है और मार्जिन जो 13-14% की कंपनी नॉर्मल करती है उसके अगर सपोज 15-16%, 17% तक पहुंच जाते हैं, तो कंपनी पॉजिटिवली सरप्राइज करेगी। तो हो सकता है यहाँ से जो 70 का पी है ये हो सकता है 120-130 तक पहुंच जाए, तो आने वाले 1 साल में कंपनी का शेयर जो है वो डबल हो जाए। यू नेवर नो, ऐसा हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगेन मैं लेकिन मेरा व्यू है कि प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो इस वैल्यूएशन पे शायद इतनी जल्दी अच्छे रिटर्न नहीं बने, लेकिन हो सकता है बन भी जाएँ, तो वो एक देखने वाली बात होगी। अब उसके बाद मार्जिन्स माइट कॉन्ट्रैक्ट फर्दर एज़ रॉ मटेरियल प्राइस आर वेरी वोलेटाइल। तो मार्जिन्स का प्रेशर शायद यहाँ से और देखने को मिले, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखें तो जब ये शेयर करेक्ट हुआ था तो वहाँ पे ये देखिए 16% से मार्जिन सीधे 12% पे आ गए थे। तो आज की डेट में 13% के मार्जिन है, तो शायद आधा 1% और नीचे गिर जाए। तो शायद गिरना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से गिर जाए, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन फेज़ में है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एक्सपेंशन फेज़ में कोई भी कंपनी होती है तो कॉस्ट स्ट्रक्चर एकदम से ऊपर जाता है। उसके बाद जब नए एक्सपेंशन से रेवेन्यू आना शुरू करता है तब वो मार्जिन जो है उसको एक्सपैंड करता है। तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, और ये दोनों जब आप कंबाइन करेंगे मार्जिन्स और वैल्यूएशंस, तो अगर मार्जिन्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यूएशंस भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये ज़्यादातर देखा गया कि हर कंपनी में ऐसा होता है कि अगर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पीई रेशियो और हाई दिखता है, क्योंकि अगर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कल को पैट और कम हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम बोलते हैं, तो वो और कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो पीई जो रेशियो है जिसका डिनोमिनेटर अर्निंग्स है, तो अर्निंग्स जब कम होगी तो ऑब्वियसली जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो आपको हाई दिखेगा ही दिखेगा। तो ये बहुत बड़े को 2 की रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कंपनी, ये देखिए तो ये कंपनी का प्रेजेंटेशन मैंने खोला हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक्सपेंशन जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के, ये जहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि 2 बिस्किट लाइन्स जो है वो कमीशन की थी 23-24 में, और 2 और जो है वो कमीशन हो रही हैं 24-25 के H1 में, सॉरी कमीशन हो गई हैं। और उसके बाद अगर हम नया एक और प्लांट देखें धार में, तो ये Q1 FY26 में कंपनी अज्यूम कर रही है कि ये भी कमीशन हो जाएगा। और साथ ही साथ कंपनी बेकरी में भी नए प्लांट ला रही है। ये देखिए द कंपनी विल बी इनिशिएटिंग प्रोडक्शन एट न्यू बेकरी यूनिट
एट इन कैलकाटा इन FY 25-26। तो अभी इसमें इसका कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं बताया, लेकिन FY 26 में ये भी कमीशन हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक और नया प्लांट जो महाराष्ट्र में कंपनी लगा रही है वो FY 26 में कंपनी कमीशन करेगी। तो ये देखिए 1, 2 और 3 जो नए प्लांट्स हैं वो FY 26 में कमीशन हो रहे हैं, और इनका एक्सपेंस अभी पिछले 1-2 साल में हुआ है। तो उस वजह से कंपनी का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि जब कंपनी ने नया प्लांट लगाया उसके लिए कंपनी को लेबर भी चाहिए, उसके लिए कंपनी को रॉ मटेरियल भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। तो वो एक फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा देता है, और जब ये प्लांट कमीशन होंगे, जब यहाँ से रेवेन्यू आना शुरू होगा, तब हमें ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलेगा और मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा कंपनी में। अब उसके बाद ये देखिए कंपनी के जो करंट यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं, तो बिस्किट्स में अबाउट 71% और बेकरी में 75%। तो यूटिलाइजेशन लेवल्स भी आज के डेट में थोड़े कम है। तो यहाँ से हमें यूटिलाइजेशन लेवल शायद इम्प्रूव होते देखने को मिले आने वाले 1-2 सालों में। तो ये आपको भी, अगर यहाँ से यूटिलाइजेशन लेवल सपोज 80-85% के आसपास जाता है, तो वो भी मार्जिन एक्सपेंशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी का जो नया, ये देखिए एक ये एक्सपेंशन है और ये एक दूसरा। सो बेकरी में कंपनी लगभग 24,700 टन के आसपास एक्सपैंड कर रही है, और बिस्किट्स में लगभग 21,000 टन के आसपास एक्सपैंड कर रही है। तो बेकरी सेगमेंट लगभग 30% के आसपास एक्सपैंड कर रही है कंपनी, 27-28% के आसपास। और अगर हम बिस्किट सेगमेंट में करें तो वहाँ पे भी 12-15% का कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। तो आने वाले फ्यूचर में इन दो सेगमेंट से कंपनी को ग्रोथ देखने को अच्छा मिल सकता है। और यहाँ पे अगर प्लांट भी देखें तो कंपनी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में है। तो ये देखिए आप वेस्ट में देखिए महाराष्ट्र में है, ईस्ट में कोलकाता में, और यहाँ पे नॉर्थ में तो होंगे ही 3-4 प्लांट्स, क्योंकि कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो नॉर्थ से आता है आज के डेट में। उसके बाद साउथ में भी कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। तो या जब आप डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पे आपको ये हेल्प होती है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है कंपनी के द्वारा। अब उसके बाद ये देखिए कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें कंपनी अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को कम कर रही है। तो जब नए जो प्लांट्स हैं उनको रैंप अप करेगी, कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा कम करेगी। जो रिसेंटली कमोडिटी प्राइस बढ़े हैं जिनकी वजह से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वो प्राइसेस जब नीचे आएँगे, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस अगर ऊपर गए हैं तो वो जनरली नीचे भी आएँगे। और थोड़ा बहुत कंपनी प्रीमियमाइज़ेशन प्रोडक्ट में करेगी, उसके साथ-साथ थोड़ा बहुत कंपनी प्राइस हाइक्स ले रही है आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है FY 26। तो ये सब जो है ये इन फ्यूचर आने वाले 1-2 सालों में कंपनी के मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इन फ्यूचर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है पैट उसमें भी, पैट लेवल पे भी, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर ही रहा है हमने देखा। लेकिन पैट जो है वो काफ़ी खराब रहा है पिछले 3-4 सालों में, मतलब खराब नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी वोलेटाइल रहा है, ऊपर-नीचे। तो वो शायद आने वाले 2-3 साल में थोड़ा स्टेबल देखने को मिले। अब हम आ जाते हैं अपनी समरी पे। तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में हम ओवरऑल कंपनी को ग्रीन ही रेट करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल हैं, रिटर्न रेशियोज़ जो है वो बहुत अच्छे हैं। FY 2025 में गिरे हैं, वो उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू बढ़ गया है, QIP किया है, और उसके बाद साथ-साथ थोड़ा बहुत मार्जिन कंट्रैक्शन देखने को मिला है। तो उस वजह से कंपनी के मार्जिन्स जो हैं, और सॉरी रिटर्न जो रेशियोज़ है वो थोड़ा गिरे हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम में इम्प्रूव करेंगे यहाँ से जब नए प्लांट जो है वो रैंप अप होंगे। उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 70% से ऊपर का। उसके बाद अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो काफ़ी लो है, तो आने वाले फ्यूचर में कंपनी और भी डेट ले सकती है अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है तो। अब वैल्यूएशन जो है वो मेरे को काफ़ी ख़राब लग रही है। वैल्यूएशन आज की डेट में बिल्कुल भी फ़ेवरेबल नहीं है। अगर आज की डेट में आप शेयर खरीदते हैं, तो हो सकता है यहाँ से अगर करेक्शन ना भी हो, तो हो सकता है आने वाला 1 या 2 साल का कंसोलिडेशन देखने को मिले। क्योंकि वैल्यूएशन सीरियसली बहुत हाई पहुँच गई है, 100 के मल्टीपल पे जाके अब शेयर धीरे-धीरे 70-74 की रेंज में आया है। तो हो सकता है ये अगर 50 उससे नीचे आता है या 50 के आस-पास कंसोलिडेट करता है, तो शायद वो एक अच्छा टाइम होगा, कंसीडरिंग कि कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यू होती है और कंसीडरिंग कि कंपनी का थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन होता है। तो अगर ये चीज़ होती है तो शायद वैल्यूएशन थोड़ा रीज़नेबल लगे, लेकिन आज के डेट में वैल्यूएशन जो है उनको हम रेड रेट करेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी रिस्की लग रहे हैं। लेकिन अगेन मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। अगर मेरे को वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहे हैं उसका मतलब ये नहीं शायद वैल्यूएशन ज़्यादा हो, लेकिन मेरे को अगर वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहे हैं उसका मतलब ये भी नहीं है
कि आज के यहाँ से शेयर करेक्ट कर जाएगा या यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर भी जा सकता है और करेक्ट नहीं भी कर सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में एक ट्रेड दे दिया, जिस जिस दिन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो हम आने वाले 6 महीने या 1 साल बाद फिर इसका एनालिसिस करके देखेंगे कि यहाँ से शेयर ने क्या किया और क्या हम गलत हुए या क्या हम सही प्रूव हुए। उसके बाद अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, तो टेक्निकल्स भी उतने कुछ खास नहीं लग रहे हैं। अप ट्रेंड तोड़ के कंपनी जो है वो डाउनवर्ड देन लीडिंग टू साइडवेज ट्रेंड में है। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस का जो मोमेंटम है वो भी पॉजिटिव नहीं है, वो आज के डेट में साइडवेज में है। तो साइडवेज अगर ये मार्जिन्स यहाँ से थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शायद हो सकते हैं, तो वहाँ से शायद ये जो साइडवेज मूवमेंट है थोड़ा और नीचे आए, तो हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन शेयर में देखने को मिले या फिर एक लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिले, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मेरे को आज के डेट में शेयर प्राइस में लग रहा है। उसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छा है। कंपनी का अगर हम बात करें रनवे जो है ग्रोथ का वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बेस काफ़ी छोटा है और अभी कंपनी साउथ और वेस्ट में एक्सपैंड भी कर सकती है, और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी कंपनी के लिए वाइड ओपन है। तो कंपनी का जो रनवे है वो काफ़ी अच्छा है, आने वाले काफ़ी समय के लिए कंपनी ग्रो कर सकती है, और वो कंपनी उसके लिए प्रोडक्ट भी ला रही है, उसके लिए कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रही है। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव है, लाइक फंडामेंटली कंपनी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन वैल्यूएशन और टेक्निकल्स के बेस पे अगर हम देखें, तो शेयर अगर हम इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप बिजनेस देखें, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप शेयर देखें तो शेयर शायद उतना अच्छा नहीं है आज के डेट में। इन फ्यूचर अगर वैल्यूएशंस थोड़ा सा सही होते हैं, थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि 3 टाइम्स प्राइस टू सेल्स में आता है, तो शायद वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी आप डिसीजन ले वो आपका अपना होना चाहिए। और हमारा एक सिर्फ ये कोशिश थी मेरी कि मैं आपके लिए ये एनालिसिस लेके आऊँ, ताकि आप देख सकें कि कंपनी में अच्छी क्या चीज़ें हैं और ख़राब क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे को आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं ऐसा एक और वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके उसका नाम ज़रूर लिखिए, और मैं देखूँगा अगर वो स्टॉक मुझे समझ आता हुआ, अगर वो स्टॉक मुझे लगा कि हाँ भाई उसमें दम है, तो हम उसमें ज़रूर वीडियो बनाएँगे उस पे। लेकिन अगर वो स्टॉक मेरी समझ से बाहर हो, या मुझे लगे कि यार ये है नहीं, कंपनी इतना अच्छा समझ नहीं आ रही मुझे, तो फिर मैं उस पे वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही शेयर एनालिसिस और साथ ही साथ बिज़नेस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।